आइए दोस्तों मिलकर सपनों की ओर और एक उड़ान भरते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये क्लास उन छात्रों के लिए है जो हार मानने वालों में से नहीं है और जो मुश्किल हालातों में भी डटे रहते हैं, जिनके पास संसाधन भले ही कम हो लेकिन हौसला आसमान छूने का रखते हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों कि सरकारी नौकरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? गलत है। उन लोगों को भी मिल सकती है दोस्तों, जो दिन-रात मेहनत करके खुद को अपनी किस्मत लिखते हैं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि महिला पर्यवेक्षक बनना कठिन है? गलत है दोस्तों। अगर सही दिशा में तैयारी किया जाए, तो कोई भी परीक्षा असंभव नहीं हो सकती है। और आज की क्लास सिर्फ एक लेक्चर नहीं होगा, बल्कि आपकी सफलता की गारंटी भी होगा दोस्तों, जिसमें हर टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे दोस्तों। और हर वो पॉइंट जो होगा, जो समझाने लायक होगा, जो आपको समझाना चाहिए मुझे, उस पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप वाक़ई में महिला पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी से पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ़ एक क्लास नहीं बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक छोटा-सा कदम है। और मैं ऐसे ही छोटे-छोटे प्रयास मैं करते रहता हूँ और आप लोगों तक मैं जानकारी पहुँचाते रहता हूँ। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए। सो ऐसे जितने भी मेरे योद्धाएँ हैं और जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का मैं पुनः बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जिनका भी जो है आगे आने वाले डेट पे एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए ये क्लास वो होगा जो आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगा, क्योंकि अभी जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से हम कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अभी 3-4 दिनों से जो है दीनदयाल योजना से लगातार क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये पूरा क्लास यहाँ पर कंप्लीट किया है। और इस एक ही क्लास में मैं पूरे दीनदयाल, यानी कि जितने भी दीनदयाल योजनाएँ हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करूँगा, जिससे कि आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं कुछ लोगों का कमेंट्स देख रहा था दोस्तों, उनका मानना है या फिर उनका एक छोटा-सा शिकायत है कि मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो यदि आपको ऐसा लगता है, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगता हूँ दोस्तों, कि ये मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एक छोटी-सी गलती है, जो कि मैं इसको जो है पूरी तरीके से सुधारने का पूरा-पूरा प्रयास करूँगा और आप लोगों तक सही और अच्छा और सटीक जानकारी के तौर पर जो है इस ऐसे ही क्लासेस में लाते रहूँगा। सो आज की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना से, यानी कि दीनदयाल योजना से रिलेटेड जितने भी योजनाएँ हैं, वो चाहे दीनदयाल योजना की यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें दोस्तों, इसके बाद में सरकारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जो योजना यहाँ पर चलाया गया था, इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारी योजनाएँ हैं दोस्तों, लगभग आप ये स्लाइड में देख पा रहे होंगे। एक-एक योजना को मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सा योजना पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और कौन-कौन से योजना आपसे अभी तक पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है? सो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, तो एक-एक योजना को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे मैंने पूरे-पूरे कंप्लीट दीनदयाल योजनाओं को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना की ओर, और हम समझते हैं अंत्योदय दीनदयाल योजना क्यों शुरू किया गया और इसका क्या वजह था। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि खासकर जितने भी योजनाएँ आए हैं, वो योजनाओं के यानी कि योजनाओं को लाने के पीछे कहीं न कहीं एक उद्देश्य रहा है। और इस योजना को लाने के पीछे पीछे भी यहाँ पे एक उद्देश्य छुपा हुआ था दोस्तों, और वो था खासकर गरीब, यानी कि गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था, ठीक है? और इसी के आधार, यानी कि इसी को देखते हुए जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो योजनाएँ हैं, इनको 2 प्रकार से बाँटा गया दोस्तों। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, और दूसरा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत, यानी कि एक ग्रामीण के तहत बाँटा गया और दूसरा शहरी, है ना? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और यदि हम बात करें दोस्तों शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, तो इसमें खासकर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले जो गरीब वर्ग के हैं, उनको यहाँ पर सहायता दिया गया। इसके बाद में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यदि हम देखें, सॉरी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत, तो इसमें खासकर जो शहर, यानी कि जो शहरी है, यानी कि शहर शहर में निवास करते हैं, उन गरीब वर्गों को यहाँ पर जो है जो आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। हम एक-एक पॉइंट को समझते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, सो ये खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनको ये सहायता प्रदान करने के लिए 2011 में इसकी यहाँ पर शुरुआत होती है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है अभी तक, जो आपसे पूछा गया दोस्तों कि योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका उद्देश्य क्या है? या फिर इससे क्या लाभ मिलता है? ठीक है, सो अभी तक जहाँ तक क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रखना
है। सो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों, ये यहाँ पे देखने को मिलता है 2011 में। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये उद्देश्य ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अभी पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो है दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था? सो ये किया गया था दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और आज के जो पॉइंट होंगे दोस्तों, खासकर वो पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खासकर ऐसे पॉइंटों को मैं बताते जाऊँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का शिकायत ये भी है कि जो है मैं ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कम बात करने का प्रयास करूँगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों, उनको याद दिलाना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, क्योंकि ये पॉइंट मुझे पता होता है, क्योंकि मैं बार-बार क्वेश्चन देखता हूँ अलग-अलग, जो है प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखा है, और अभी तक जितने जो क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग, उन क्वेश्चनों को मैं एनालिसिस करता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा फर्ज़ बनता है कि उनके बारे में बताऊँ। फिर भी मैं कहीं न कहीं मैं अपनी बातों को कम यहाँ पर रखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों उद्देश्य की, तो उद्देश्य में खासकर आपको यहाँ पे याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को क्या करना था? आत्मनिर्भर बनाना था, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को संगठित करना, ये एक सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। सो आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, एक तो ग्रामीण यानी कि जो ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, पहला पॉइंट इसका उद्देश्य था। सेकंड जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को संगठित करना। इसके बाद में तीसरा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि महिलाओं को ब्याज दर यानी कि ब्याज में मुक्त ऋण, रोजगार और प्रशिक्षण यहाँ पर उपलब्ध कराना। यानी कि महिलाओं को जो है मुक्त ब्याज से, यानी कि जिसमें कोई ब्याज ना हो, जीरो जो है ब्याज हम कह सकते हैं दोस्तों, उसमें जो है इनको ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो है रोजगार के लिए जो है इनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी की स्थिति में जैसे कुटीर उद्योग चल रहा था कुछ दिन पहले, और कुछ ऐसे जो कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे जो है महिलाओं को जो है इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो जो है खुद का एक रोजगार यानी कि खुद का एक हम कह सकते हैं कि व्यवसाय खोल सके। तो इस प्रकार से जो है लोगों को प्रशिक्षित यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो गरीब वर्ग को जो है स्वरोजगार यानी कि स्वरोजगार शुरू करने से यानी कि शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी यहाँ पर प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने लाभ कितने 4 पॉइंट देखा। अब यहाँ पे आपको याद क्या-क्या रखना है, इसको हम रिपीट करता हूँ। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2011 में, लेकिन ये 2014 में दीनदयाल अंत्योदय के तहत ये लाया गया था, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था? 2011 में। अब यहाँ पे 2 डेट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्च हुआ था 2011 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से लाया गया था तो 2014 में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। इसके बाद में किस मंत्रालय के द्वारा हिलाया गया है ना, किस मंत्रालय के अधीन आता है? सो आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, वो होता है मुख्य उद्देश्य क्या है। सो खासकर इसके जो उद्देश्य मैंने आपको बताया दोस्तों 4 पॉइंटों में, पहले की जो है कि ग्रामीण यानी कि जो ग्रामीण वर्ग के अंतर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली जो गरीब वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद में जो है महिलाओं का एक समूह बनाना, समूह संगठित करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद में जो है महिलाओं को कम ब्याज दर पर क्या देना? पैसे देना, यानी कि कम ब्याज पर जो है पैसे उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ रोजगार के लिए जो है प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जैसे कुटीर उद्योग के लिए अलग-अलग, जैसे सिलाई मशीन अभी चल रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग जो प्रशिक्षण यहाँ पे सरकार यानी कि इस योजना के तहत लोगों को पहुँचाया यानी कि लोगों तक पहुँचाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि गरीब यानी कि जो गरीब परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी यहाँ के माध्यम से प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये वो पॉइंट है जो आपको 3 से 4 नंबर पक्का करेंगे, या मैं 3 से 4 नहीं कहूँगा, बल्कि 2 से 3 नंबर तो आपके पक्का होंगे, क्योंकि हर एक हम कह सकते हैं दोस्तों, हर एक पॉइंट कहीं न कहीं बहुत छोटा है, लेकिन यदि यही पॉइंट अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम 1 नंबर से कहीं न कहीं बहुत पीछे खसक जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन से ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में महिलाओं के लिए क्या-क्या लाभ है, उनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद में कुछ उद्देश्य हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि लाभ देख लेते हैं दोस्तों कि इसका क्या लाभ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाभ दिया गया दोस्तों जो है सहायता के तौर पर, यानी कि समूह को 3 लाख रुपए तक का जो ब्याज है, यानी कि ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में सिलाई, जैसे कि मैं अभी कुछ समय पहले जिक्र कर रहा था, सिलाई हो गया, ब्यूटी हो गया, पार्लर, दूध उत्पादन, या फिर कृषि या फिर पशुपालन जैसे प्रशिक्षण, ये जो है यहाँ पर इस योजना के तहत लोगों को दिया जा रहा है, ताकि वो खुद का स्वरोजगार खोल सके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि गरीब यानी कि गरीब महिलाओं को जो है बैंक से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर
लाभ देखने को मिला। इसके साथ-साथ में जो है महिलाओं के लिए स्वरोजगार और जो उद्यमिताएँ हैं, वो यानी कि उनको बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पे इस योजना का जो खासकर लाभ है यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बातें करता हूँ, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस यानी कि ये जो अभी मैंने बताया है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहाँ से एग्ज़ाम पूछा गया है और मैं बार-बार आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप इनसे कनेक्ट हो पाएँ और आप अच्छा से समझ पाएँ, हैं। इसके बाद में सेकंड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका, जो कि पहला हमने देखा था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सेकंड हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य क्या होगा कि जो शहर में जो यानी कि शहर में रहने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनको यहाँ पे सहायता उपलब्ध कराना है, ठीक है? और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहाँ पे लोगों के होश उड़ जाएँगे। मैं डबल से रिपीट करूँगा क्योंकि ये मेरा एक फर्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटों से रूबरू कराऊँ जहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मंत्रालय कौन-सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में सेकंड मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों, क्या मंत्रालय कौन-सा है? आवास और शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है? तो यहीं पे तो यही तो पॉइंट पॉइंट होते हैं जो आप गलती करके आते हो और इन पॉइंटों को आप ध्यान नहीं रखते हो। तो जो भी जो है क्लास देख रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सा छोटा-सा ये टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा जिससे कि ये क्लास थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। ये आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि मेरा पूरा-पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो टॉपिक्स आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसमें मैं पूरा फैक्ट देने का प्रयास करता हूँ ताकि आप कहीं और भटको ना, है ना? और आपका समय बचे। इसके बाद में ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छा से बता दिया है, ठीक है? तो आपके लिए ये स्टार, यानी कि मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अति यानी कि अधिक हो गई, ठीक है? इसके बाद में जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का जो उद्देश्य था दोस्तों, खासकर यह भी गरीब महिलाओं को जो है आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराना था, ठीक है? इसके बाद में स्वरोजगार के जो अवसर है, यानी कि अवसर है, उसके लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था, और इसके लिए बहुत सारे जो है प्रशिक्षण यहाँ पर इस योजना के तहत दिए गए, और गरीब परिवार को सशक्त बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी को कम किया जा सके, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है? सो यहाँ पे 3 उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, और इन तीनों उद्देश्यों का आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से पूछेंगे, और अभी लगातार अभी 3-4 दिनों से जो क्वेश्चन बन रहे हैं दीनदयाल से, सो वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये आप आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में महिलाओं के लिए प्रमुख लाभ हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो पहला, महिलाओं के लिए जो प्रमुख लाभ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो देखने को मिलेगा स्वरोजगार का, यानी कि इसमें क्या होगा, यानी कि कुल मिला के इसमें जो है महिलाओं को एक रोजगार का अवसर मिल रहा है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे जो महिलाएँ हैं उनको ब्याज, यानी कि ब्याज रहित, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो, यानी कि यानी कि बैलेंस नहीं कहेंगे बल्कि हम ज़ीरो ब्याज पर यहाँ पे इनको ऋण मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सिडी भी ऊपर से यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इस योजना का यहाँ पर फ़ायदा हमें देखने को मिलता है, ठीक है? सो ये जो है खासकर उन महिलाओं के लिए है जो शहर, यानी कि शहर में आते हैं लेकिन गरीब वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो जैसे कि टेलरिंग हो गया, या फिर ब्यूटीशियन हो गया, या फिर जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, या फिर सिलाई मशीन, सिलाई-बुनाई इत्यादि जो कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे कि ये भी अपना जो स्वरोजगार है वो खोल सके, ठीक है? सो ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ सड़क विक्रेता जो होते हैं, जो सड़क के किनारे जो अपने ठेले लगा कर रखते हैं या फिर अपनी दुकान लगा कर रखते हैं, उनको जो है लाइसेंस और रोजगार के स्थान दिलाने के लिए भी ये जो योजना है यहाँ पे सुविधाजनक माना जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो आप याद रख ही पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि पहला जो है ये खासकर यानी कि ब्याज रहित, यानी कि जीरो जो है ब्याज पर ये पैसे यहाँ पर उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ यहाँ पे सब्सिडी सेकंड में, यानी कि जो शहरी जो यानी कि योजना है, इसके लिए यहाँ पे सब्सिडी भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। इसके बाद में जो कौशल विकास के जो प्रशिक्षण है दोस्तों, वो याद रखना है, जैसे कि टेलरिंग हो गया, या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गया, सिलाई मशीन इत्यादि, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सड़क विक्रेता होते हैं, सड़क विक्रेता मीन्स सड़क पर जो दुकानें लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग दुकानें लगाते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे लाइसेंस और बाजार के स्थान, यानी कि बाजार में स्थान दिलवाने की सुविधा जो है इस योजना के तहत दिलाया गया है, ठीक है? सो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों यहाँ पे शहरी योजना को। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ग्रामीण यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को देखा अच्छा से, और यहाँ से जो भी पॉइंट बने, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप बहुत ही अच्छे से हल करके आओगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और इस क्लास को मैंने बहुत ही फ़िल्टर करके आपके सामने रखा है, और वही पॉइंट रखने का प्रयास किया है जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है? सो
ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में सेकंड योजना आता है दोस्तों, और सेकंड योजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्योंकि यहाँ पे नाम में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि शुरू स्टार्ट में आपको दीनदयाल तो दिखेगा ही, लेकिन बाद में नाम आपको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, ठीक है? यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब यहाँ पे ग्राम सड़क यानी कि ग्राम जो है ये आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन एक अलग है और राष्ट्रीय उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना अलग है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। इस योजना की शुरुआत है दोस्तों 2015 में किया गया था। अब क्या करना है दोस्तों, इस क्लास के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बताना जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या करना है। ये जो क्लासेस है ना दोस्तों, इसको क्या करना है, एक बार आप चाहे तो आपके पास में पेन कॉपी होगा, एक बार आप अच्छा से लिख लीजिएगा शॉर्ट शॉर्ट। क्या क्या याद रखना है इसके लिए, पहला डेट यानी कि कब लॉन्च किया गया था, किस मंत्रालय के तहत है, इसके बाद में उद्देश्य आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, इसके बाद में इसके लाभ लिख लीजिएगा शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है? तो इस प्रकार से आप एक दो बार जो है इनको अच्छा से देख लोगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है? तो दीनदयाल उपाध्याय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की जो शुरुआत है दोस्तों, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2015 में, ठीक है? और मंत्रालय कौन सा है दोस्तों, विद्युत मंत्रालय, क्योंकि मंत्रालय अलग अलग दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है आपको, ठीक है? ज्योति से आपको समझना है प्रकाश, प्रकाश प्रकाश मीन्स बिजली, विद्युत, ठीक है? सो इस प्रकार से यदि आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है? यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम, ग्राम आ गया, इसके बाद में ज्योति योजना है ना, ज्योति से आपको याद रखना है प्रकाश, और प्रकाश में यानी कि बिजली से कहीं ना कहीं ये संबंधित है। जब बिजली से संबंधित है तो इसका मंत्रालय कौन सा आएगा, विद्युत मंत्रालय, ठीक है? और ग्रामीण इलाकों में ये खासकर 27.7 यानी कि 27 गुणित 7 यानी कि यहाँ पे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का जो है यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। कौन सा योजना के तहत शुरू रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ग्राम यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 27 गुणित 7 बिजली यानी कि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित यहाँ पे करने के यानी कि सुनिश्चित करना यानी कि किया गया है, तो वो किस योजना के तहत किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से, ठीक है? और जब भी मैं आपको यानी कि याद रखने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्योति में से आपको याद रखना है प्रकाश, और प्रकाश से आपको कनेक्ट करना है बिजली से, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और खासकर जो है इसका सेकंड उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ग्रामीण परिवार और जो कृषि क्षेत्र जो है दोस्तों, इनमें अत्यंत यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाना, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सभी गांवों तक जो है विद्युत वितरण पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसके बाद में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि क्षेत्र या अत्यधिक कृषि क्षेत्र है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है? साथ ही साथ जो सभी ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनको क्या करना है, विद्युत वहां तक विद्युत उपलब्ध करवाना, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस योजना के तहत क्या लाभ हमें देखने को मिला दोस्तों, खासकर महिलाओं के लिए यदि हम देखें, क्योंकि हम जो एक क्लास कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये खासकर महिला पर्यवेक्षक को देखते हुए कवर किया गया है, तो मैं खासकर उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो महिलाओं से रिलेटेड है, क्योंकि अभी क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है? सो इसमें खासकर महिलाओं में यानी कि महिलाओं में बिजली आने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के लिए यानी कि घरों को यानी कि महिलाओं को रात में कहीं न कहीं घर घर के काम करने में सुविधा यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है? इसके बाद में आपको याद रखना है कि लड़कियों की शिक्षा में कहीं न कहीं सुधार यहाँ पर आया इस योजना के तहत, क्योंकि रात में पढ़ाई का अवसर यहाँ पर जो है मिलने लगा, ठीक है? इसके बाद में महिला जो है बिजली के चलते बहुत सारे छोटे-छोटे व्यवसाय कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिलाई मशीन पे आजकल जो है बिजली से चलाया जा रहा है। इसके बाद में मिल्क जो है चिलिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग व्यवसाय हैं दोस्तों, जो कि बिजली के माध्यम से चल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लाभ मिला, ठीक है? तो ये आप अच्छा से याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको दीनदयाल ज्योति जो है ज्योति योजना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले टॉपिक अगले पॉइंट की ओर, और हम यहाँ पे समझते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल। अब कौशल मीन्स क्या होना, प्रशिक्षण, है ना? कौशल में बहुत काफी टाइम से मैं जो है प्रशिक्षण शब्द यूज कर रहा हूँ, यानी कि कौशल विकास प्रशिक्षण, आप इसको याद रखना है। अब प्रशिक्षण मीन्स यानी कि रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध करवाना, है ना? वो इससे आप कनेक्ट यानी कि इसको इस प्रकार से कनेक्ट करके यदि आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ पाओगे, ठीक है? अब इसके बाद में इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो कब किया गया था, 2014 में किया गया था, ठीक है? सो कब किया गया था, 2014 में किया गया था, ठीक है? और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब जितने भी जगह ग्रामीण आए, तो आपको खासकर
और जो प्रशिक्षण वाले जो आएँगे, है ना? वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और यदि हम बात करें दोस्तों कौशल विकास यानी कि कौशल योजना की, तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? यानी कि 2015 सॉरी माफ़ कीजिएगा 2014 में किया गया था और ये मंत्रालय आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड होते हैं दोस्तों यहाँ पर और वो है उद्देश्य। कौशल विकास प्रशिक्षण से आप समझ ही पा रहे होंगे कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ग्रामीण यानी कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और ये पॉइंट सभी याद रखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में ये खासकर जो है 18 से 35 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं, उनको इस यानी कि उनमें जो है स्किल डेवलप जो है प्रोग्राम के तहत इनको शामिल यहाँ पर किया गया। अब ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा आपके लिए 18 से या फिर 18 से 35 वर्ष की उम्र यानी कि तक के उम्र यानी उम्र के युवाओं के लिए स्किल डेवलप प्रोग्राम के लिए कौन-सा योजना यानी कि कौन-सा यानी कि इनको कौन-सा योजना के तहत शामिल किया गया है, तो वो आपको याद रखना है कौन-सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ठीक है? तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में जो है ग्रामीण युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? तो 3 उद्देश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला तो आप सभी याद रख लोगे, बहुत ही आसान है। सेकंड आपको थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखना है कि स्किल डेवलप प्रोग्राम के तहत इनको शामिल किया गया था। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले युवाओं को संगठित क्षेत्र में जो है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है? तो कहीं न कहीं रोजगार जो है यहाँ पे जो है रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध जो है करवाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में खासकर इस योजना से महिलाओं को क्या लाभ मिला, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। इससे क्या हुआ कि जो टेलरिंग हो गया, ब्यूटी हो गया और जो अन्य जो कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे जो व्यवसाय है दोस्तों, साथ ही साथ नर्सिंग हो गया, हॉस्पिटल आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ बेरोजगार यानी कि बेरोजगारी कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कम हुई दोस्तों, जिससे कि सरकारी और जो निजी नौकरियों में रोजगार कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों को मिला दोस्तों और साथ ही साथ कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर इस योजना के माध्यम से देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि इस योजना के तहत कुछ ऐसे प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और कम शिक्षित है, तो उससे कहीं न कहीं कम लिखे यानी कि पढ़े-लिखे महिलाओं को यानी कि पढ़ी-लिखी महिलाओं को भी यहाँ पे रोजगार के अवसर मिले हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से समझते हुए इनको पढ़ना है दोस्तों, समझना है, ठीक है? सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है पॉइंट आ गया दोस्तों और वो योजना है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांग योजना। अब दिव्यांग से आपको याद रखना है यहाँ पे विकलांगता से, ठीक है? यानी कि कुछ ऐसे बालक क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों सीडीपीए में यानी कि एक टॉपिक है जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या यानी कि इस योजना के तहत किनके लिए ये आया है, ठीक है? तो इससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है? यदि हम बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था, ठीक है? यानी कि दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांग यानी कि दिव्यांग पुनर्वास योजना, पुनर्वास मीन्स निवास, है ना? तो यानी कि दिव्यांग से आपको याद रखना है, दिव्यांग मीन्स यानी कि जो विकलांगता के अंतर्गत आते हैं, दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पे सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है। और ये योजना है दोस्तों खासकर यानी कि इसके लिए जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें खासकर इसके जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों दिव्यांग यानी कि जो विकलांगता के अंतर्गत आते हैं उनको पुनर्वास सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था और जो दिव्यांग महिला और बच्चों को विशेष सहायता यहाँ पर प्रदान करवाया जा रहा है इस योजना के तहत और शिक्षा और रोजगार और साथ ही साथ स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो 3 पॉइंट है दोस्तों उद्देश्य के, क्योंकि उद्देश्य से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही आपसे जो है नाम आपसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय के बाद में राष्ट्रीय लेखा, उसके बाद में दिव्यांग पुनर्वास, ठीक है? तो इससे आपको समझना है और उसके बाद में इससे क्वेश्चन को रिलेट करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे लाभ मिला। तो खासकर जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों और स्वरोजगार के यानी कि स्वरोजगार के अवसर यहाँ पे देखने को मिले। साथ ही साथ जो है ऋण यानी कि विशेष ऋण में यहाँ पे अनुदान और जो है दिया गया और दिव्यांग महिलाओं को स्वस्थ सेवाओं और साथ ही साथ पुनर्वास केंद्र से जोड़ा गया, जिससे कि जो यहाँ पे दिव्यांग महिलाओं को यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे सहायता हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इस योजना के तहत, ठीक है? तो इसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास में समय हो तो, ठीक है? या तो फिर आप ऐसे ही देख लीजिएगा या फिर आपके पास में जो भी नोट्स हो आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही चैनल पे आइए और यहाँ से देखिए, क्योंकि
इस प्रकार से मैं भ्रामक जानकारी नहीं देता हूँ। जितना मैं अपने तरफ से, जितना मैं समझता हूँ और जितना मैं अपने आप में तैयार करके लाता हूँ, वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम सेवा। अब श्रम से आपको याद रखना है यहाँ पे श्रम यानी कि श्रमेव यानी कि जयते योजना, ठीक है? अब इस पॉइंट को हम समझते हैं दोस्तों। पहले इसकी शुरुआत कब होती है? इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि श्रमेव जयते योजना, है ना? इसकी शुरुआत कब होती है? 2014 में, यानी कि लगभग जो दीनदयाल जो योजनाएँ हैं दोस्तों, वो लगभग 2014 के आस-पास यानी कि 14 में ही स्टार्ट हुई है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो इसकी शुरुआत भी 2014 में होती है दोस्तों। अब यहाँ पे श्रम से याद रखना है, मंत्रालय कौन-सा आएगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? खासकर जो श्रमिक यानी कि जो मजदूर के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना था। साथ ही साथ स्वास्थ्य और बीमा सुविधाएँ यहाँ पर इसके माध्यम से उपलब्ध कराना था और श्रमिकों के यानी कि श्रमिकों के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो मजदूरों के जो बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध करवाया जाए। ये इस योजना का ये उद्देश्य था, ठीक है? पहला श्रम यानी कि रोजगार और जो बेरोजगार है उनको यानी कि उनको सामाजिक सुरक्षा और साथ ही साथ रोजगार के अवसर यहाँ पर सुनिश्चित करना था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में स्वास्थ्य संबंधित जो बीमाएँ हैं, वो जो है यहाँ पर इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया गया। साथ ही साथ जो है श्रमिकों के लिए या बच्चे यानी कि श्रमिकों के जो बच्चे हैं, जो मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध करवाया जाए। ये इसका खासकर उद्देश्य यहाँ पर था और इसके लिए सहायता भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है दोस्तों, महिलाओं को इससे क्या लाभ मिला? क्योंकि हर एक योजना में मैं खासकर इस पॉइंट को ऐड करने का यहाँ पे प्रयास किया है। सो हर एक जो है योजना में इसको बताने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा, ठीक है? सो महिलाओं के लिए जो है प्रमुख लाभ क्या-क्या है दोस्तों? सबसे पहला महिलाएँ जो है दोस्तों, जो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मातृत्व लाभ और बीमा सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है, ठीक है? साथ ही साथ महिलाओं को महिला यानी कि महिला श्रमिकों को जो है सम्मानजनक कार्यस्थल और साथ ही साथ बेहतरीन जो है बेहतर वेतन की गारंटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक हम कह सकते हैं कि एक लाभ हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और जो कि खासकर सम्मानजनक जो कार्यस्थलों में कहीं न कहीं उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ जो है उन्हें वेतन जो है कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस योजना के तहत देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ महिलाएँ जो है दोस्तों, जो यानी कि मज़दूर के अंतर्गत आते हैं, जो मज़दूरों के बच्चे जो होते हैं ना, उनको मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति जैसी जो सुविधाएँ हैं, वो यहाँ से देखने को मिला है, ठीक है? सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम यानी कि श्रमेव जयते योजना के तहत, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर पूरा अच्छा से समझना है, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, हो सके तो आप लिख सकते हैं यदि आपका लिखने का मन हो तो, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि ये बहुत ही ज़्यादा हम स्क्रीनशॉट ले लेके बहुत यानी कि एक स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है? तो हो सके तो आप एक बार लिख कर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा या तो फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यदि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट अगला योजना की, सो नेक्स्ट अगला दीनदयाल योजना है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण डाक। अब डाक से आप समझते हो दोस्तों, डाक जीवन बीमा से, ठीक है? अब यहाँ पे डाक सेवा विभाग से आपको कनेक्ट करना है, डाक से यानी कि कनेक्ट करना है, ठीक है? तो इसकी शुरुआत अब यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, इसकी शुरुआत सन 1995 के तहत ये शुरू किया गया था और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसे पुनः फिर से शुरू किया गया है, ठीक है? वैसे ये लॉन्च कब हुआ था? 1995 के दशक यानी कि 1995 में हुआ था, लेकिन इसका पुनः नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के तहत इसे रखा गया है, ठीक है? और मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? संचार मंत्रालय है, ठीक है? और इसका उद्देश्य हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये खासकर ग्रामीण यानी कि ग्रामीण लोगों को कम प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए ये स्टार्ट किया गया था और साथ ही साथ दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके, इसके लिए जो है ये इसके खास उद्देश्य है, ठीक है? तो पहला यानी कि लोगों को प्रीमियम यानी कि कम ब्याज दर पर जो है बीमा उपलब्ध कराना, यानी कि बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है? इसके बाद में दुर्घटना या फिर मृत्यु की स्थिति में कहीं न कहीं परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध किया जाए। ये इसके 2 मुख्य जो है उद्देश्य देखने को मिलते हैं और इसका इफ़ेक्ट यानी इसका जो प्रभाव या हम कह सकते हैं इसका जो लाभ है दोस्तों, खासकर जो गृहिणी महिलाएँ हैं उन पे क्या प्रभाव है पड़ा है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो गृहिणी महिलाएँ और जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं दोस्तों, उनको कम प्रीमियम पर यहाँ पे बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई और योजना के तहत महिलाओं को दुर्घटना कवर के लिए पेंशन इत्यादि का लाभ यहाँ पर देखने को मिला है और साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह जिसे एसएचजी कहा जाता है, उन महिलाओं को भी बीमा का लाभ यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है? तो ये था दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ठीक है? तो यहाँ पे बीमा से आपको ये कनेक्ट करना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो योजना है दोस्तों, वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है अंत्योदय मीन्स क्या होगा दोस्तों? खाद्यान्न से, यानी कि जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं
अंत्योदय अनाज यानी कि खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है? उनसे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2017 में, ठीक है? तो कब किया गया था? 2017 में, ठीक है? सो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में इसका जो मंत्रालय है दोस्तों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है। जब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका जो उद्देश्य है उसी के आधार पर इसका मंत्रालय भी होगा, और जो मंत्रालय होगा उसका वही उद्देश्य होगा उसके कार्य के आधार पर, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अंत्योदय नाम समझ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? यानी कि आपका दिमाग जो है कहीं न कहीं खुला हुआ होना चाहिए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो आपको कनेक्ट करना है खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से, ठीक है? और इसका खास उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? गरीब और वंचित परिवार जो होते हैं उनको सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यानी कि जो राशन उपलब्ध कराना, वो इसका उद्देश्य होता है, ठीक है? इसके बाद में गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार होते हैं उनको भोजन की, यानी कि वो जो है भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है? यानी कि कम दाम पर चावल हो गया या फिर गेहूँ हो गया या फिर इत्यादि जो नमक हो गया, इत्यादि यहाँ पर दिलाने का कार्य किसके यानी कि दिलाने का जो उद्देश्य है दीनदयाल अंत्योदय जो है अन्न योजना के तहत किया जाता है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में ज़रूरतमंद लोगों को कम कीमत पर जो है जो पोषण युक्त भोजन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपके लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और अभी जो महिला पर्यवेक्षक के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो कहीं न कहीं जो लास्ट वाला पॉइंट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को कम कीमत पर पोषण युक्त भोजन देना, ये किस योजना का उद्देश्य था? तो आपको याद रखना है अंत्योदय योजना, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना का, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में कुछ लाभ मैं आप इसके बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में पहले आपको बता दूँ दोस्तों, कि ये खासकर गरीब परिवार को मुफ्त और जो है बहुत कम मात्रा में जो है राशन उपलब्ध कराना, जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें, ठीक है? इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्यान्न अधिनियम के तहत इनको जोड़ा जाए, और साथ ही साथ इनसे जो लाभ मिलते हैं, जो सहायता मिलता है, वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में इस योजना के तहत पंडित दीनदयाल जो योजना है, इसकी अंत्योदय यानी कि अंत्योदय विचारधारा से प्रेरित होकर ही यह योजना आया था, ठीक है? तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इतना गहराई से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी आप इसे अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों महिलाओं में लाभ की, तो महिलाओं में खासकर कम कीमत पर अनाज यहाँ पर देखने को मिले, जिससे कि आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ गर्भवती और जो धत्री माता यानी कि महिलाएँ होती हैं ना, उनको जो है पोषण युक्त भोजन यहाँ से सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक ठीक साथ ही साथ कुपोषण जो है कहीं न कहीं दूर हो रहा है, और खाद्यान्न पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है? तो ये कुछ लाभ थे जो कि अंत्योदय अन्न योजना के, ठीक है? इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला योजना आता है दोस्तों, और वो है दीनदयाल रसोई योजना, ठीक है? अब रसोई से आपको याद रखना है, रसोई से किस प्रकार से है? सो रसोई यानी कि ये भी विभाग तो कौन-सा आएगा? खाद्यान्न ही आएगा, लेकिन इसके इसके जो उद्देश्य होंगे कहीं न कहीं अलग होंगे, है ना? सो नाम के आधार पे ही हमें समझ में आना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? सो 2017 में किया गया था, और मंत्रालय कौन-सा है? खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति विभाग, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? यानी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित है ये, ठीक है? ये स्टेट गवर्नमेंट का, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसके उद्देश्य की ओर लेके चलता हूँ मैं पहले। पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों, यानी कि गरीब और जो मजदूर वर्ग है या फिर ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंदों को कम कीमत पर जो है भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, वो योजना है आपका, मैं पुनः फिर से बता दूँ, दीनदयाल यानी कि रसोई योजना, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक? इसके बाद में यानी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले या फिर कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है, और साथ ही साथ भूखमरी को रोकना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है? सो ये 3 मुख्य पॉइंट है दोस्तों दीनदयाल रसोई योजना का, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी खासकर दीनदयाल रसोई रसोई योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जहाँ जो कि स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जबकि इससे पहले हमने क्या देखा था दोस्तों यहाँ पे, कि राज्य सरकार द्वारा संचालित है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर अच्छा से समझना है, ठीक है? और ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जो कि आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है? और ये जो पूरा डिटेल है, ये इसको आपको अच्छा से एक बार जो है रिवीजन कर लेना है इसका, ठीक है? जिनका भी आने वाली डेट पर एग्जाम है। तो ये खासकर जो है दोस्तों गरीब श्रमिकों और जो रिक्शा चलाने वाले या मजदूर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹5 पोस्ट यानी ₹5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। और अभी भी जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ, वहाँ पर ये जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है? और लोग जो है इसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो यह जो योजना है दोस्तों तमिलनाडु की अम्मा जो है, अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने और गहराई से आपको बताने का प्रयास किया है। अम्मा कैंटीन और राजस्थान में
जो है अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जाना जाता है। वैसे इतना गहराई से नहीं पूछेगा, फिर भी आप हो सके तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यदि क्वेश्चनों का लेवल कहीं न कहीं टफ होगा तो आपसे पूछ सकता है। वैसे अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं अदर स्टेट से, जहाँ तक म मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, फिर भी आपको ये याद रख लेना है, ठीक है? यदि तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु में जो है अन्ना कैंटीन योजना के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद महिलाओं को लाभ क्या मिला दोस्तों? इसमें सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रसव के बाद में महिलाओं को पौष्टिक भोजन यहाँ पर मिल पा रहा है, ठीक है? इसके बाद में कम आय वाली यानी कि कम आय वाली महिलाओं को भोजन की, यानी कि भोजन की चिंता यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है, साथ-साथ बच्चों की देखभाल करने का भी अवसर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से महिलाओं को यहाँ पर जो है रसोई योजना से लाभ मिला है, ठीक है? और ये पूरा फैक्ट बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट योजना आता है दोस्तों, दीनदयाल गोकुल योजना। अब यहाँ पे गोकुल से आपको कनेक्ट करना है। अब गोकुल क्या है, वो आपको अच्छे से समझते हुए जो है इसको समझना है दोस्तों। गोकुल जो योजना है दोस्तों, ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था, ठीक है? गोकुल में आप याद रख लीजिएगा कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान से रिलेट करना है आपको किससे? कृष्ण भगवान क्या करते थे? गायों को चराने वाले थे, है ना? तो कहीं न कहीं पशु एवं डेयरी विभाग जो है इसका मंत्रालय है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो मंत्रालय कौन-सा है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत आता है ये, और इसका उद्देश्य है दोस्तों खासकर जो गौपालन और जो दुग्ध उत्पादन यानी करने वाले हैं, उस क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कि गौपालन और जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौशाला और डेयरी उत्पादकों को बढ़ाना, है ना? ये इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि डेयरी उत्पाद, यानी कि उद्यानों के लिए, उद्योगों के लिए सहायता उपलब्ध कराना, और साथ-साथ गौ संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देना, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सो आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, जैसे कि जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौशाला और डेयरी उद्योग को यानी कि डेयरी उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए कौन-सा योजना यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है? भारत में तो वो किया गया था दोस्तों, दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अच्छा से जो है समझते हुए क्वेश्चनों को, यानी कि पॉइंटों को समझना है दोस्तों, जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इतना गहराई से आपसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, फिर भी हो सकता है आगे जाके पूछ सकता है, तो इनको आपको अच्छा से देख लेना है। यानी कि गाँव में गोकुल ग्राम स्थापित किया जा सकता है, जहाँ से यानी कि अच्छी नस्ल की गायों का पालन-पोषण किया जा सके, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, और इसका पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इस बार, यानी कि इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें खासकर महिलाओं को दूध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय से जुड़े यानी कि जुड़े महिलाओं को कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता यहाँ पर मिली दोस्तों, ठीक है? और साथ ही साथ जो है गृहिणियाँ गायों का पालन करके जो है दूध, दही या घी या अन्य दुग्ध उत्पादन बेचकर जो अतिरिक्त आय जो है यहाँ से कमा रही है। ये एक कहीं न कहीं लाभ देखने को मिला है। साथ ही साथ सरकारी जो, यानी कि सरकार ने महिलाओं को डेयरी फार्मिंग और साथ-साथ गौशाला संचालन के लिए विशेष सहायता भी प्रदान कर रही है, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों महिलाओं के लिए, ठीक है? तो इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में लास्ट जो योजना है दोस्तों, वो है दीनदयाल समर्थन योजना, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा, समर्थ योजना, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये लास्ट योजना है, इसको हम समझते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 2017 में किया जाता है। सो अभी तक जितने भी योजनाएँ देखा दोस्तों हमने, लगभग 2014 के बाद ही ये योजनाएँ हमें देखने को मिले थे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये डेट आप याद रख लीजिएगा, और एक 1-2 बार आप रिवीजन करोगे तो कहीं न कहीं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और यदि हम बात करें दोस्तों दीनदयाल समर्थ योजना की, तो इसकी शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया था 2017 में, और ये मंत्रालय है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है? ये आपको याद रखना है, और ये खासकर दोस्तों दिव्यांग या फिर विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है? आत्मनिर्भर बनाना था इसका उद्देश्य, और जो खासकर शिक्षा और रोजगार और पुनर्वास की सुविधा यहाँ पर इस योजना के तहत प्रदान करवाया गया, ठीक है? यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। इसके बाद में दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है? तो इसके भी खासकर 3 उद्देश्य है। पहला, दिव्यांग के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति है उनको आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही साथ शिक्षा और रोजगार के जो पुनर्वास है वो सुविधाएँ उपलब्ध कराना, ठीक है? तो याद याद रखना, पुनर्वास मीन्स आप कह सकते हैं आवास, ठीक है? आवास नहीं कह सकते, बल्कि हम हॉस्टल कह सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का जो कार्य है, इस योजना के तहत किया गया था, दीनदयाल समर्थ योजना के तहत, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, इसका मुख्य पॉइंट है, यानी कि मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख लीजिएगा, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को पुनः जो है निःशुल्क कृत्रिम अंग, या फिर जो है व्हीलचेयर, या फिर श्रवण, या फिर इत्यादि जो सहायक वाली जो सामग्री जो इनको चाहिए होता है, आवश्यकता होती है इनकी, उनको ये प्रदान यहाँ पर किया जाता है निःशुल्क, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, ये पूरा पॉइंट आप देख लीजिएगा, जो कि इनके लिए छात्रवृत्ति सहायता भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है? इसके बाद में महिलाओं के लिए क्या लाभ देखने को मिला दोस्तों, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो दिव्यांग के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएँ हैं, उनको जो है रोजगार और वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान किया गया, साथ ही साथ वे आत्मनिर्भर
इससे कहीं न कहीं उनमें आत्मनिर्भरता बनी बनी है, ठीक है? इसके बाद में गर्भवती महिला यानी कि गर्भवती दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है? साथ ही साथ दिव्यांग महिलाओं के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे जो योजनाएँ हैं, वो यहाँ पर चलाए गए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है कहीं न कहीं जो विकलांग महिलाएँ हैं, उनको भी यहाँ पर रोज़गार का अवसर मिला है, ठीक है? तो ये था दोस्तों पूरा जो है दीनदयाल योजनाओं को पूरे यानी कि जितने भी योजनाएँ थी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी पूछे गए हैं और पिछले बार जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये पूरा कंप्लीट मैंने क्लास आप लोगों को देने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक पॉइंट को समझे होंगे और अब जो है क्वेश्चनों को कभी गलत करके नहीं आओगे। ऐसा क्वेश्चन यदि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल गया तो आप बहुत ही अच्छे से समझ कर उस क्वेश्चन को हल करके आऊँगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स ही मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है क्योंकि ये पूरा डेटा कलेक्ट करना कहीं न कहीं मेरे लिए काफ़ी जो है मेहनत का काम होता है। इसके बाद में आप लोगों के बीच में ये सब समय पर लाना और अपलोड करना जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और थोड़ा-सा मेहनत भी लगता है, लेकिन मैं आप लोगों तक पहुँचाने का मैं पूरा-पूरा प्रयास ज़रूर करता हूँ, ठीक है? खैर यदि हम बात करें दोस्तों इस क्लास की, ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही क्लासेस थ्योरी वाले चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि मैं खासकर ज़्यादातर मैं अब टॉप 10 या फिर टॉप 20 या फिर टॉप 50 क्वेश्चन वाला सीरीज़ है, वो यहाँ पर चलाने का प्रयास करूँगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो मैंने अपलोड कर दिया है और ये टॉपिक जो है अपलोड करने के पीछे कारण यही था दोस्तों कि अभी 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? ये आपको यहाँ पे अच्छा से देख लेना है, ठीक है? और नेक्स्ट जो एक मेरे कल के डेट पे एक जो है क्लास अपलोड किया था दोस्तों दत्तक पुत्र से क्योंकि दत्तक पुत्र से भी लगातार 3-4 दिनों से क्वेश्चन बन ही रहे हैं और वहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन हर डेट पे पूछा जा रहा है दोस्तों। 3 तो पक्का है आपके, है ना? सो वो एक छोटा-सा क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। यदि आपके पास में टाइम हो तो देख सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट को मैं इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ या फिर मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों को जो है मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे बुलाने का। मेरा कभी ऐसा कभी मोटिव नहीं है, कभी ऐसा कभी उद्देश्य मेरा है नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है आप लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ, जितना मैं पहुँचा सकता हूँ और मैं पूरा-पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में तब तक जय हिंद।